चैप्टर 5 एवरेज टिकर हाउंड, या जैसा कि वे उसे कहते थे, टेप वम गलत हो जाता है। मुझे संदेह है, अति विशेषज्ञता से जितना कि किसी और चीज से। इसका अर्थ है बहुत महंगी इनइलास्टिसिटी। आखिरकार स्पेक्यूलेशन का खेल सभी गणित या सेट रूल्स नहीं है, चाहे मुख्य कानून कितने ही कठोर क्यों न हो। मेरे टेप में भी कुछ ऐसा प्रवेश करता है जो केवल अरिथमेटिक से अधिक है। मैं एक स्टॉक के व्यवहार को कहता हूँ, ऐसी क्रियाएं जो आपको यह तय करने में सक्षम बनाती हैं कि यह उन उदाहरणों के अनुसार आगे बढ़ने वाला है या नहीं जिन्हें आपके ऑब्जर्वेशन ने नोट किया है। यदि कोई स्टॉक सही कार्य नहीं करता है तो उसे स्पर्श न करें, क्योंकि ठीक यह बताने में असमर्थ होने के कारण कि क्या गलत है। आप यह नहीं बता सकते कि यह किस ओर जा रहा है। कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई प्रोग्नोसिस नहीं, कोई प्रोग्नोसिस नहीं, कोई लाभ नहीं। यह बहुत पुरानी बात है। यह स्टॉक के व्यवहार को नोट करने और उसके पिछले प्रदर्शनों का स्टडी करने की है। जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क आया था तो एक दलाल का ऑफिस था जहां एक फ्रेंचमैन अपने चार्ट के बारे में बात करता था। पहले तो मुझे लगा कि वो फर्म द्वारा रखा गया एक प्रकार का पालतू संकी है क्योंकि वे अच्छे स्वभाव के थे। तब मुझे पता चला कि वो एक पर्सुएसिव और सबसे प्रभावशाली वक्ता थे। उन्होंने कहा कि केवल एक चीज जो झूठ नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो गणित नहीं कर सकती थी, अपने कर्व्स के माध्यम से वो बाजार के उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान लगा सकता था। इसके अलावा वो उनका एनालाइज कर सकता था और बता सकता था। उदाहरण के लिए, कीन ने अपने प्रसिद्ध एटिसन पसंदीदा बुल हेरफेर में सही काम क्यों किया, और बाद में वो अपने सदर्न पैसिफिक पूल में गलत क्यों हो गया। कई बार प्रोफेशनल ट्रेडर्स में से एक या दूसरे ने फ्रेंचमैन सिस्टम की कोशिश की और फिर जीवित रहने के अपने पुराने अनसाइंटिफिक मेथड्स पर वापस चले गए। उनका हिट या मिस सिस्टम सस्ता था। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि फ्रेंचमैन ने कहा कि कीन ने स्वीकार किया कि चार्ट 100% सही था, लेकिन दावा किया कि एक्टिव बाजार में प्रैक्टिकल उपयोग के लिए मेथड बहुत धीमी थी। तब एक ऑफिस था जहां कीमतों के डेली मूवमेंट का एक चार्ट रखा गया था। यह एक नज़र में दिखाता है कि प्रत्येक स्टॉक ने महीनों तक क्या किया था। सामान्य बाजार कर्व के साथ व्यक्तिगत कर्व्स की तुलना करके और कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए ग्राहक बता सकते हैं कि जिस स्टॉक पर उन्हें खरीदने के लिए एक अनसाइंटिफिक टिप मिली थी, वो राइज के योग्य था या नहीं। उन्होंने चार्ट को एक प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री टिप्सटर के रूप में इस्तेमाल किया। आज के समय में कई ऐसे कमीशन हाउस हैं जहां आपको ट्रेडिंग चार्ट मिलते हैं। वे स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स के ऑफिसर्स से तैयार होकर आते हैं और इसमें न केवल स्टॉक बल्कि कमोडिटी शामिल हैं। मुझे कहना चाहिए कि एक चार्ट उन लोगों की मदद करता है जो इसे पढ़ सकते हैं, या बल्कि जो पढ़ते हैं उसे आत्मसात कर सकते हैं। औसत चार्ट रीडर, हालांकि, इस धारणा से ग्रस्त होने के लिए उपयुक्त है कि डुबकी और शिखर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मूवमेंट सभी वहां हैं, स्टॉक स्पेक्यूलेशन के लिए है। यदि वो अपने आत्मविश्वास को उसकी लॉजिकल लिमिट तक धकेलता है तो उसका टूटना तय है। एक अत्यंत सक्षम व्यक्ति है जो एक प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज हाउस का पूर्व भागीदार है, जो वास्तव में एक ट्रेन्ड मैथमेटिशियन है। वो एक प्रसिद्ध टेक्निकल स्कूल के ग्रेजुएट। उन्होंने कई बाजारों के स्टॉक, बॉन्ड, अनाज, कॉटन, धन आदि में कीमतों के व्यवहार के बहुत सावधानी पूर्वक और सूक्ष्म स्टडी के आधार पर चार्ट तैयार किए। वो वर्षों और वर्षों में वापस गए और कॉरेलेशंस का पता लगाया और मौसमी हलचलें सब कुछ। उसने वर्षों तक अपने स्टॉक ट्रेडिंग में अपने चार्ट का उपयोग किया। उसने वास्तव में जो किया वो कुछ अत्यधिक बुद्धिमान औसत का लाभ उठाने के लिए था। वे मुझे बताते हैं कि वो तब तक नियमित रूप से जीता जब तक कि विश्व युद्ध ने सभी उदाहरणों को एक मुर्गा टोपी में दस्तक नहीं दी। मैंने सुना इससे पहले कि वो और उसके बड़े फॉलोइंग ने लाखों खो दिए।
इससे पहले कि वे रुके। लेकिन विश्व युद्ध भी शेयर बाजार को बुल मार्केट होने से नहीं रोक सकता है जब स्थितियां तेज होती हैं, या मंदी की स्थिति में बेयर बाजार नहीं होता है। और एक आदमी को पैसा बनाने के लिए शर्तों का मूल्यांकन करने के लिए जानने की जरूरत है। मेरा मतलब इस तरह से पटरी से उतरने का नहीं था, लेकिन जब मैं वॉल स्ट्रीट में अपने पहले कुछ वर्षों के बारे में सोचता हूं तो मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। मैं अब वो जानता हूं जो मुझे तब नहीं पता था, और मैं अपनी इग्नोरेंस की गलतियों के बारे में सोचता हूं क्योंकि यही वही गलतियां हैं जो औसत स्टॉक सट्टेबाज साल दर साल करता है। स्टॉक एक्सचेंज हाउस में बाजार को हरा करने के लिए तीसरी बार कोशिश करने के लिए न्यूयॉर्क वापस आने के बाद मैंने काफी एक्टिव रूप से कारोबार किया। मैंने बकेट की दुकानों में जितना अच्छा किया था उससे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद मैं बहुत बेहतर करूंगा क्योंकि मैं बहुत भारी लाइन को स्विंग कर पाऊंगा। फिर भी अब मैं देख सकता हूं कि मेरी मुख्य समस्या स्टॉक जुए और स्टॉक सट्टा के बीच महत्वपूर्ण अंतर को समझने में मेरी विफलता थी। फिर भी टेप पढ़ने में मेरे 7 साल के अनुभव और खेल के लिए एक निश्चित स्वाभाविक योग्यता के कारण मेरी हिस्सेदारी वास्तव में एक भाग्य नहीं बल्कि बहुत अधिक ब्याज दर अर्जित कर रही थी। मैं पहले की तरह जीता और हारा, लेकिन मैं संतुलन पर जीत रहा था। जितना मैंने कमाया उतना ही मैंने खर्च किया। अधिकांश पुरुषों के साथ यह सामान्य अनुभव है। नहीं, जरूरी नहीं कि आसान पैसा लेने वालों के साथ हो, लेकिन हर उस इंसान के साथ जो जमाखोरी की प्रवृत्ति का गुलाम नहीं है। कुछ पुरुषों, जैसे पुराने रसेल सेज, के पास पैसा बनाने और पैसा जमा करने की प्रवृत्ति समान रूप से अच्छी तरह से विकसित होती है, और निश्चित रूप से वे घृणित रूप से अमीर मर जाते हैं। बाजार को पीटने के खेल में मुझे विशेष रूप से दिलचस्पी थी। हर दिन 10 से 3 तक, और 3 के बाद मेरा जीवन जीने का खेल। मुझे गलत मत समझो, मैंने आनंद को कभी भी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने दिया। जब मैं हार गया तो यह इसलिए था क्योंकि मैं गलत था और इसलिए नहीं कि मैं अपव्यय या अधिकता से पीड़ित था। मेरे खेल को खराब करने के लिए कभी भी कोई टूटी हुई नसें या रम हिलाने वाले अंग नहीं थे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करने से रोकता हो। अब भी मैं आमतौर पर 10 बजे तक बिस्तर पर होता हूँ। एक जवान आदमी के रूप में मैं कभी भी देर से नहीं रहता, क्योंकि मैं अपर्याप्त नींद पर ठीक से बिजनेस नहीं कर सकता था। मैं ब्रेक इवन से बेहतर कर रहा था और इसलिए मुझे नहीं लगा कि जीवन की अच्छी चीजों से खुद को वंचित करने की कोई जरूरत है। उनकी सप्लाई के लिए बाजार हमेशा मौजूद रहता था। मैं उस आत्मविश्वास को प्राप्त कर रहा था जो एक पेशेवर रूप से उदासीन रवैये से एक व्यक्ति के लिए खुद के लिए रोटी और मक्खन उपलब्ध कराने की अपनी मेथड के प्रति आता है। मैंने अपने नाटक में जो पहला बदलाव किया वो समय के मामले में था। मैं निश्चित चीज के साथ आने का इंतजार नहीं कर सकता था और फिर उसमें से 1 या 2 अंक ले सकता था, जैसा कि मैं बकेट की दुकानों में ले सकता था। अगर मैं फुलरटन के ऑफिस में इस कदम को पकड़ना चाहता हूं तो मुझे बहुत पहले शुरू करना होगा। दूसरे शब्दों में, मुझे स्टडी करना था कि क्या होने वाला है, स्टॉक मूवमेंट्स का अनुमान लगाने के लिए। यह बेहद सामान्य लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। खेल के प्रति मेरे अपने नजरिए में बदलाव मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसने मुझे थोड़ा थोड़ा करके उतार चढ़ाव पर दांव लगाने और अपरिहार्य प्रगति और गिरावट की आशंका के बीच, जुआ और सट्टा के बीच आवश्यक अंतर सिखाया। मुझे बाजार की अपनी पढ़ाई में 1 घंटे से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ा, जो कुछ ऐसा था जिसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी बकेट की दुकान में करना कभी नहीं सीखा। मुझे खुद को ट्रेड रिपोर्ट और रेल आय और फाइनेंशियल एंड कमर्शियल आंकड़ों में दिलचस्पी है। बेशक मुझे भारी ट्रेड करना पसंद था और उन्होंने मुझे बॉय प्लंजर कहा।
लेकिन मुझे चालों का स्टडी करना भी पसंद था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मुझे अधिक समझदारी से ट्रेड करने में मदद मिलती है तो कुछ भी परेशान करने वाला होता है। इससे पहले कि मैं किसी समस्या का समाधान कर सकूं, मुझे उसे स्वयं को बताना चाहिए। जब मुझे लगता है कि मुझे समाधान मिल गया है तो मुझे साबित करना होगा कि मैं सही हूं। मैं इसे साबित करने का एक ही तरीका जानता हूं, और वो है मेरे अपने पैसे से। मेरी प्रगति अब जितनी धीमी लगती है, मुझे लगता है कि मैंने जितना हो सके उतनी तेजी से सीखा। यह देखते हुए कि मैं संतुलन पर पैसा कमा रहा था। अगर मैं अक्सर हार जाता तो शायद यह मुझे और अधिक निरंतर स्टडी के लिए प्रेरित करता। मुझे निश्चित रूप से और अधिक गलतियों का पता लगाना होगा, लेकिन मैं हारने के सही मूल्य के बारे में निश्चित नहीं हूं, क्योंकि अगर मैंने और अधिक खो दिया होता तो मेरे ट्रेडिंग के तरीकों में सुधार का परीक्षण करने के लिए मेरे पास पैसे की कमी होती। फुलरटन के ऑफिस में अपने जीतने वाले नाटकों का स्टडी करते हुए मैंने पाया कि हालांकि मैं अक्सर बाजार पर 100% सही था, यानी परिस्थितियों और सामान्य ट्रेंड के डायग्नोसिस में मैं उतना पैसा नहीं कमा रहा था जितना कि मेरा बाजार टाइटनेस मुझे हकदार था। मैं क्यों नहीं था? पार्शियल जीत से जितना सीखना था उतना ही हार से भी। उदाहरण के लिए, मैं बुल मार्केट की शुरुआत से ही बुलिश था और मैंने स्टॉक खरीदकर अपनी राय का समर्थन किया था। एक एडवांस पीछा किया, जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से देखा था। अब तक सब बहुत अच्छा, लेकिन मैंने और क्या किया? क्यों? मैंने बड़े राजनेताओं की बात सुनी और अपनी युवावस्था पर अंकुश लगाया। मैंने बुद्धिमान बनने और सावधानी से रूढ़िवादी तरीके से खेलने का मन बना लिया। हर कोई जानता था कि ऐसा करने का तरीका मुनाफा लेना और प्रतिक्रियाओं पर अपने शेयरों को वापस खरीदना है। और ठीक यही मैंने किया, या यूं कहें कि मैंने जो करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अक्सर मुनाफा लेता था और उस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता था जो कभी नहीं आई। और मैंने देखा कि मेरा स्टॉक 10 अंक अधिक बढ़ रहा है और मैं अपनी रूढ़िवादी जेब में अपने 4 पॉइंट लाभ के साथ वहां बैठा हूं। वे कहते हैं कि आप मुनाफा लेकर कभी गरीब नहीं होते। नहीं, तुम नहीं, लेकिन न तो आप बुल मार्केट में 4 अंकों का लाभ लेकर अमीर बनते हैं। जहां मुझे $20,000 बनाने चाहिए थे, वहां मैंने 2,000 बनाए। यही मेरी रूढ़िवादिता ने मेरे लिए किया। उस समय के बारे में जब मुझे पता चला कि मुझे जो कुछ बनाना चाहिए था उसका एक छोटा प्रतिशत मुझे कुछ और मिल रहा था, और वो यह है कि अनुभव की डिग्री के अनुसार चूसने वाले आपस में भिन्न होते हैं। टायरों कुछ भी नहीं जानता है, और खुद इंक्लूडिंग हर कोई इसे जानता है, लेकिन अगले या दूसरे ग्रेड को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है और दूसरों को भी ऐसा ही महसूस कराता है। वो अनुभवी चूसने वाला है, जिसने खुद बाजार का स्टडी नहीं किया है, लेकिन बाजार के बारे में कुछ टिप्पणियों का स्टडी किया है जो अभी भी हायर ग्रेड के चूसने वालों द्वारा किए गए हैं। दूसरे दर्जे का चूसने वाला जानता है कि कच्चे शुरुआत करने वाले कुछ तरीकों से अपने पैसे को खोने से कैसे बचा जाए। यह 100% लेख के बजाय सेमी चूसने वाला है जो आयोग के घरों का साल भर का वास्तविक समर्थन है। 3 से 30 सप्ताह के एकल सीजन की तुलना में वो औसतन लगभग 3.5 साल तक रहता है, जो कि पहले अपराधी का सामान्य वॉल स्ट्रीट जीवन है। यह स्वाभाविक रूप से सेमी चूसने वाला है जो हमेशा फेमस ट्रेडिंग सूत्र और खेल के विभिन्न नियमों को उद्धृत करता है। वो उन सभी बातों को जानता है जो कभी भी पुराने कलाकारों के मुखर होठों से गिरे थे। मुख्य एक को छोड़कर, जो है, एक चूसने वाला मत बनो। यह सेमी चूसने वाला वो प्रकार है जो सोचता है कि उसने अपने ज्ञान दांत काट दिए हैं क्योंकि वो गिरावट पर खरीदना पसंद करता है। वो उनका इंतजार करता है। वो अपने सौदेबाजी को ऊपर से बेचे गए अंकों की संख्या से मापता है। बड़े बुल बाजारों में सादा बेदाग चूसने वाला,
नियमों और मिसालों से पूरी तरह अनभिज्ञ। आंख बंद करके खरीदता है क्योंकि वो आंख बंद करके उम्मीद करता है। वो ज्यादातर पैसा तब तक बनाता है जब तक कि स्वस्थ प्रतिक्रियाओं में से एक उसे एक झटके में उससे दूर नहीं ले जाता। लेकिन सावधान, माइक चूसने वाला वही करता है जो मैंने तब किया जब मुझे लगा कि मैं दूसरों की बुद्धि के अनुसार समझदारी से खेल खेल रहा हूँ। मुझे पता था कि मुझे अपने बकेट शॉप के तरीकों को बदलने की जरूरत है और मुझे लगा कि मैं किसी भी बदलाव के साथ अपनी समस्या का समाधान कर रहा हूँ। विशेष रूप से ग्राहकों के बीच एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के अनुसार उच्च सोने के मूल्यों को परखने वाला। मोस्ट हम उन्हें ग्राहक कहते हैं, एक जैसे हैं। आपको बहुत कम लोग मिलते हैं जो सच कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट के पास उनका पैसा नहीं है। फुलरटन में सामान्य भीड़ थी, सभी ग्रेड। खैर, एक पुराना आदमी था जो दूसरों की तरह नहीं था। शुरू करने के लिए वो एक बहुत बड़ा आदमी था। एक और बात यह थी कि उन्होंने कभी भी स्वेच्छा से सलाह नहीं दी और न ही अपनी जीत का घमंड किया। दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनने के लिए वो एक महान हस्ती थे। वो सुझाव प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं लग रहा था। उसने कभी भी बात करने वालों से नहीं पूछा कि उन्होंने क्या सुना या वे क्या जानते थे। लेकिन जब किसी ने उन्हें एक दिया तो उन्होंने हमेशा टिप्स्टर को बहुत पोलाइटली से धन्यवाद दिया। कभी कभी वो टिप के ठीक होने पर टिप्स्टर को फिर से धन्यवाद देता था। लेकिन अगर यह गलत हो गया तो वो कभी नहीं चिल्लाया, ताकि कोई भी यह न बता सके कि उसने उसका पीछा किया या उसे आगे बढ़ने दिया। यह ऑफिस की एक लेजेंड थी कि पुराना जिगर समृद्ध था और काफी लाइन स्विंग कर सकता था। लेकिन वो कमीशन के रूप में फर्म को ज्यादा दान नहीं दे रहा था। कम से कम ऐसा तो नहीं कि कोई देख सके। उसका नाम पार्ट्रिज था, लेकिन उन्होंने उसे उसकी पीठ के पीछे तुर्की का उपनाम दिया, क्योंकि वो बहुत मोटी छाती वाला था और उसे विभिन्न कमरों के बारे में अकड़ने की आदत थी। उसकी ठुड्डी उसके स्तन पर टिकी हुई थी। ग्राहक, जो सभी धक्का देने के लिए उत्सुक थे और चीजों को करने के लिए मजबूर थे ताकि दूसरों पर विफलता का दोष लगाया जा सके, पुराने पार्ट्रिज के पास जाते थे और उसे बताते थे कि एक अंदरूनी सूत्र के दोस्त के किसी दोस्त ने उन्हें क्या करने की सलाह दी थी, एक निश्चित स्टॉक। वे उसे बताएंगे कि उन्होंने टिप के साथ क्या नहीं किया था, इसलिए वो उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन उनके पास खरीदने या बेचने की युक्ति थी। पुराने आदमी का जवाब हमेशा एक ही होता था। ग्राहक अपनी व्याकुलता की कहानी समाप्त करता और फिर पूछता, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? पुराना तुर्की अपना सिर एक तरफ कर लेता, अपने साथी ग्राहक को एक पिता की मुस्कान के साथ देखता, और अंत में वो बहुत प्रभावशाली ढंग से कहता, आप जानते हैं, यह एक बुल बाजार है। बार बार मैंने उसे कहते सुना, ठीक है, यह एक बुल बाजार है। तुम्हें पता है, मानो वो आपको $1 मिलियन की दुर्घटना बीमा पॉलिसी में लिपटा एक अमूल्य ताबीज दे रहा हो। और निश्चित रूप से मुझे उसका अर्थ नहीं मिला। एक दिन एल्मर हार्वुड नाम का एक साथी ऑफिस में आया। उसने एक आदेश लिखा और क्लर्क को दे दिया। फिर वो वहां पहुंचे जहां मिस्टर पार्ट्रिज जॉन फैनिंग की उस समय की कहानी को पोलाइटली से सुन रहे थे। जब उन्होंने कीन को अपने दलालों में से एक को एक आदेश दिया और जॉन ने जो कुछ भी किया वो 100 शेयरों पर केवल 3 अंक था और निश्चित रूप से स्टॉक था जॉन के बिक जाने के ठीक बाद 3 दिनों में 24 अंक ऊपर जाने के लिए। यह कम से कम चौथी बार था जब जॉन ने उसे वो कहानी सुनाई थी। लेकिन बूढ़ा तुर्की सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसने पहली बार सुना हो। खैर, एल्मर ने बूढ़े आदमी के लिए बनाया और जॉन फैनिंग से माफी मांगे बिना तुर्की से कहा, मिस्टर पार्ट्रिज, मैंने अभी अभी अपनी क्लाइमैक्स मोटर्स बेची है। मेरे लोग कहते हैं कि बाजार प्रतिक्रिया का हकदार है और मैं करूंगा इसे सस्ता वापस खरीदने में सक्षम हो। तो बेहतर होगा कि आप भी ऐसा ही करें। यानी, अगर आपको अभी भी अपना मिल गया है,
एल्मर ने उस व्यक्ति की ओर संदेह से देखा जिसे उसने खरीदने के लिए मूल युक्ति दी थी। एमेचर और ग्रेचुइटस टिपस्टर हमेशा सोचता है कि वो टिप शरीर और आत्मा के रिसीवर का मालिक है, इससे पहले कि वो जानता है कि टिप कैसे निकलेगा। हाँ मिस्टर हार्वर्ड, मेरे पास अभी भी है। बिल्कुल, तुर्की ने ग्रेटफुली कहा। एल्मर को पुराने चैप्टर के बारे में सोचना अच्छा लगा। एल्मर ने कहा, ठीक है, अब समय आ गया है कि आप अपना लाभ लें और अगली डुबकी पर फिर से उतरें। एल्मर ने कहा, जैसे कि उसने बूढ़े आदमी के लिए जमा पर्ची बनाई हो। बेनिफिशियरी के चेहरे पर उत्साहपूर्ण ग्रैटिट्यूड महसूस करने में असफल रहे एल्मर ने आगे कहा, मैंने अपने स्वामित्व वाले हर शेयर को बेच दिया है। उनकी आवाज और अंदाज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10,000 शेयर हैं। लेकिन मिस्टर पार्ट्रिज ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या? एल्मर चिल्लाया, मैं बस नहीं कर सकता। श्री पार्ट्रिज ने कहा, वो बड़े संकट में था। क्या मैंने आपको इसे खरीदने की सलाह नहीं दी थी? आपने किया, श्री हार्वर्ड, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वास्तव में, मैं हूँ, श्रीमान। लेकिन, रुको, मुझे बात करने दो। और क्या वो स्टॉक 10 दिनों में 7 अंक से अधिक नहीं गया? नहीं, यह किया, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मेरे प्यारे लड़के। लेकिन मैं उस स्टॉक को बेचने के बारे में नहीं सोच सकता था। आप नहीं कर सके? एल्मर से पूछा, खुद को डाउटफुल दिखने लगा। टिप लेने वाले मोस्ट टिप लेने वालों के साथ यह एक आदत है। नहीं, मैं नहीं कर सका। क्यों नहीं? और एल्मर निकट आ गया। क्यों? यह एक बुल बाजार है। बूढ़े ने ऐसा कहा जैसे उसने एक लंबा और विस्तृत विवरण दिया हो। ठीक है, एल्मर ने अपनी निराशा के कारण गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे पता है कि यह एक बुल बाजार है जैसा कि आप करते हैं, लेकिन आप बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना स्टॉक खिसका दें और प्रतिक्रिया पर इसे वापस खरीद लें। आप अपने लिए लागत भी कम कर सकते हैं। मेरे प्यारे लड़के, बूढ़े पार्ट्रिज ने बड़े संकट में कहा, मेरे प्यारे लड़के, अगर मैंने वो स्टॉक अभी बेचा तो मैं अपनी स्थिति खो दूंगा, और फिर मैं कहाँ रहूंगा? एल्मर हार्वर्ड ने अपने हाथ ऊपर किए, अपना सिर हिलाया और सहानुभूति पाने के लिए मेरे पास चले गए। क्या आप इसे हरा सकते हैं? उसने मुझसे एक स्टेज कानाफूसी में पूछा। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। इसलिए उन्होंने आगे कहा, मैं उसे क्लाइमैक्स मोटर्स पर एक टिप देता हूँ। वो 500 शेयर खरीदता है। उसे 7 अंक का लाभ मिला है और मैं उसे सलाह देता हूँ कि वो बाहर निकलकर प्रतिक्रिया पर वापस खरीद लें जो अभी भी ओवरड्यू है। और क्या करता है वो कहता है जब मैं उसे बताता हूँ? वो कहता है कि अगर वो बेचता है तो वो अपनी नौकरी खो देगा। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, श्री हार्वर्ड। मैंने यह नहीं कहा कि मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। पुराने तुर्की में कट गया। मैंने कहा था कि मैं अपनी स्थिति खो दूंगा। और जब आप मेरे जैसे बूढ़े हो जाएंगे और आप मेरे जैसे कई उछाल और घबराहट से गुजर चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति खोना कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नहीं, यहाँ तक जॉन डी रॉकफेलर भी। मुझे उम्मीद है कि स्टॉक प्रतिक्रिया देगा और आप अपनी लाइन को पर्याप्त रियायत पर पुनर्खरीद करने में सक्षम होंगे। महोदय, लेकिन मैं खुद कई वर्षों के अनुभव के अनुसार ही ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने इसके लिए एक उच्च कीमत चुकाई है और मुझे दूसरी ट्यूशन फीस फेंकने का मन नहीं है। लेकिन मैं आपका उतना ही आभारी हूँ जितना कि मेरे पास बैंक में पैसा था। यह एक बुल बाजार है, आप जानते हैं। और वो लड़खड़ा गया और एल्मर चकित रह गया। श्री पार्ट्रिज ने जो पुराना कहा, वो मेरे लिए तब तक बहुत मायने नहीं रखता था जब तक कि मैं अपनी खुद की कई असफलताओं के बारे में सोचने लगा। जब तक कि मैं सामान्य बाजार में इतना सही नहीं था जितना मुझे करना चाहिए था।
जितना अधिक मैंने स्टडी किया उतना ही मुझे एहसास हुआ कि वो पुराना व्यक्ति कितना बुद्धिमान था। जाहिर तौर पर वो अपने युवा दिनों में उसी दोष से पीड़ित था और अपनी मानवीय कमजोरियों को जानता था। वो खुद को एक ऐसे टेम्पटेशन के लिए खुला नहीं रखता था जो अनुभव ने उसे सिखाया था कि उसका विरोध करना कठिन था और हमेशा उसके लिए महंगा साबित हुआ, जैसा कि यह मेरे लिए था। मुझे लगता है कि यह मेरी ट्रेडिंग शिक्षा में एक लंबा कदम था जब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि जब बूढ़े मिस्टर पार्ट्रिज अन्य ग्राहकों से कहते रहे, ठीक है, आप जानते हैं कि यह एक बुल बाजार है, वो वास्तव में उन्हें यह बताना चाहता था कि बड़ा पैसा व्यक्तिगत उतार चढ़ाव में नहीं था, बल्कि मुख्य मूवमेंट्स में था, जो कि टेप को पढ़ने में नहीं बल्कि पूरे बाजार और उसके चलन को आकार देने में था। और यही मैं एक बात कहता हूँ, वॉल स्ट्रीट में कई साल बिताने के बाद और लाखों डॉलर बनाने और खोने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह मेरी सोच कभी नहीं थी जिसने मेरे लिए बड़ा पैसा कमाया। यह हमेशा मेरे बैठे थे। मिला क्या? मेरे बैठे तंग बाजार में सही होना कोई चाल नहीं है। आपको हमेशा बुल मार्केट में बहुत सारे शुरुआती बुल और बेयर बाजारों में शुरुआती बेयर मिलते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल सही समय पर सही थे, और जब कीमतें बहुत ही स्तर पर थीं, तो स्टॉक खरीदना या बेचना शुरू कर दिया, जो कि सबसे बड़ा लाभ दिखाना चाहिए। और उनका अनुभव हमेशा मेरे से मेल खाता था, यानी उन्होंने इससे कोई वास्तविक पैसा नहीं कमाया। जो पुरुष सही हो सकते हैं और कसकर बैठ सकते हैं वे असामान्य हैं। मुझे यह सीखने में सबसे कठिन चीजों में से एक लगा, लेकिन एक स्टॉक ऑपरेटर के इस बात को पूरी तरह से समझ लेने के बाद ही वो बड़ा पैसा कमा सकता है। यह सचमुच सच है कि एक ट्रेडर के लिए लाखों आसान तब होते हैं जब वो जानता है कि कैसे ट्रेड करना है, सैकड़ों की तुलना में उसकी इग्नोरेंस के दिनों में। इसका कारण यह है कि एक आदमी सीधे और स्पष्ट रूप से देख सकता है और फिर भी अधीर या संदिग्ध हो सकता है जब बाजार को ऐसा करने में समय लगता है जैसा उसने सोचा था कि उसे करना चाहिए। यही कारण है कि वॉल स्ट्रीट में इतने सारे पुरुष, जो चूसने वाले वर्ग में बिल्कुल भी नहीं हैं, यहाँ तक तीसरी कक्षा में भी नहीं हैं, फिर भी वे पैसे खो देते हैं। बाजार उन्हें नहीं हराता है, वे अपने आप को पीटते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग होने के बावजूद वे कसकर नहीं बैठ सकते। ओल्ड टकी ने जो किया वो करने और कहने में मरा हुआ था। उनमें न केवल अपने विश्वासों का साहस था, बल्कि चुस्त दुरुस्त बैठने का बुद्धिमान धैर्य भी था। बड़े झूले की अवहेलना करना और अंदर और बाहर कूदने की कोशिश करना मेरे लिए घातक था। कोई भी सभी उतार चढ़ाव को नहीं पकड़ सकता है। एक बुल बाजार में आपका खेल तब तक खरीदना और पकड़ना है जब तक आप यह नहीं मानते कि बुल बाजार अपने अंत के करीब है। ऐसा करने के लिए आपको सामान्य परिस्थितियों का स्टडी करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्टॉक को प्रभावित करने वाले सुझावों या विशेष कारकों का। फिर अपने सभी स्टॉक से बाहर निकलो, रखने के लिए बाहर निकलो। जब तक आपको लगता है कि आप बाजार की बारी नहीं देखते हैं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप देखते हैं, या यदि आप पसंद करते हैं, सामान्य परिस्थितियों के उलट होने की शुरुआत। ऐसा करने के लिए आपको अपने दिमाग और अपनी विजन का उपयोग करना होगा। नहीं तो मेरी सलाह उतनी ही बेहुदा होगी जितना कि आपको सस्ता खरीदना और प्रिय बेचना। सबसे उपयोगी चीजों में से एक जो कोई भी सीख सकता है वो है लास्ट एट, या पहले को पकड़ने की कोशिश करना छोड़ देना। ये दोनों दुनिया के सबसे महंगे एथ हैं। उनके पास पूरे महाद्वीप में एक ठोस राजमार्ग बनाने के लिए कुल मिलाकर लाखों डॉलर की लागत वाले स्टॉक ट्रेडर्स हैं। फुलरटन के ऑफिस में अपने नाटकों का स्टडी करने के बाद मैंने एक और बात देखी। जब मैंने कम अनजाने में ट्रेड करना शुरू किया, तो यह था कि मेरे शुरुआती ऑपरेशनों में शायद ही कभी मुझे नुकसान हुआ हो। इसने स्वाभाविक रूप से मुझे बड़ी शुरुआत करने का फैसला किया।
इससे पहले कि मैं इसे दूसरों की सलाह से या कभी कभी अपनी अधीरता से भी खराब होने देता। इसने मुझे अपने स्वयं के निर्णय पर विश्वास दिलाया। अपने निर्णय पर विश्वास किए बिना कोई भी व्यक्ति इस खेल में बहुत आगे तक नहीं जा सकता है। बस इतना ही मैंने सामान्य परिस्थितियों का स्टडी करना, एक स्थिति लेना और उस पर टिके रहना सीख लिया है। मैं अधीरता के बिना प्रतीक्षा कर सकता हूँ। मैं बिना हिलाए एक झटका देख सकता हूँ, यह जानते हुए कि यह केवल टेम्पररी है। मेरे पास 1 लाख शेयर कम हो गए हैं और मैंने एक बड़ी रैली को आते देखा है। मैंने सही ढंग से सोचा और समझ लिया है कि इस तरह की रैली जैसा कि मुझे लगा कि अपरिहार्य है और यहाँ तक स्वस्थ भी है। मेरे पेपर मुनाफे में $10 लाख का अंतर होगा। और फिर भी मैंने थपथपाया और देखा कि मेरा आधा पेपर प्रॉफिट खत्म हो गया है। बिना एक बार अपने शॉर्ट्स को फिर से रैली में उतारने की सलाह पर विचार किए बिना, मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी स्थिति खो सकता हूं और इसके साथ एक बड़ी हत्या की सर्टेनिटी है। यह बड़ा स्विंग है जो आपके लिए बड़ा पैसा बनाता है। अगर मैंने यह सब इतने धीरे धीरे सीखा तो यह इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। और कुछ समय हमेशा गलती करने और इसे महसूस करने के बीच, और इसे महसूस करने और इसे ठीक से निर्धारित करने के बीच अधिक समय व्यतीत होता है। लेकिन साथ ही मैं काफी आराम से आगे बढ़ रहा था और बहुत छोटा था, इसलिए मैं अन्य तरीकों से तैयार हो गया। मेरी मोस्ट जीत अभी भी मेरे टेप रीडिंग के माध्यम से की गई थी क्योंकि जिस तरह के बाजार हम अपने तरीके से काफी अच्छी तरह से उधार दे रहे थे। मैं अपने न्यूयॉर्क के अनुभवों की शुरुआत में या तो उतनी बार या चिड़चिड़ीपन से नहीं हार रहा था। यह गर्व की बात नहीं थी। जब आप सोचते हैं कि मैं 2 साल से भी कम समय में 3 बार टूट चुका हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, टूट जाना एक बहुत ही कुशल एजुकेशनल एजेंसी है। मैं अपनी हिस्सेदारी बहुत तेजी से नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि मैं हर समय संभाल कर रहता था। मैंने अपने आप को उन बहुत सी चीजों से वंचित नहीं किया जो मेरी उम्र और पसंद का एक व्यक्ति चाहेगा। मेरे पास अपना वाहन था और जब मैं इसे बाजार से निकाल रहा था तो मुझे जीने में कंजूसी करने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। टेकर ने केवल रविवार और छुट्टियों को रोक दिया, जो कि होना चाहिए था। हर बार जब मुझे नुकसान का कारण या एक और गलती का कारण और क्यों और कैसे मिला, मैंने एक नया जोड़ा नहीं। संपत्ति की मेरी शेड्यूल के लिए और अपनी बढ़ती हुई संपत्ति को भुनाने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि मैं अपने रहने के खर्च में कटौती न करूं। बेशक मेरे पास कुछ मनोरंजक अनुभव थे और कुछ ऐसे जो इतने मनोरंजक नहीं थे, लेकिन अगर मैंने उन सभी को विस्तार से बताया तो मैं कभी खत्म नहीं करूंगा। तथ्य की बात के रूप में केवल वे घटनाएं जो मुझे विशेष प्रयास के बिना याद आती हैं, जिन्होंने मुझे मेरे ट्रेडिंग में निश्चित मूल्य के बारे में कुछ सिखाया है, कुछ ऐसा जो मेरे खेल और खुद के ज्ञान के भंडार में जुड़ गया।